अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को आज हम ब्रीफिंग देंगे कि हमने 2018 के अंदर इक़्तिदार जब संभाला तो हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल थी, हमने कहाँ जाना था, हमारा क्या विजन था और हमने कितनी चीज़ों को हम करने में सक्सेसफुल रहे। तो हम जी नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जी। ये क्या नाम है, हमने 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। इज़्ज़त देने के बाद डे फर्स्ट जो है जो हमने काम शुरू किया वो ये था कि हमारे हाथ में 3700 रुपये दिए गए और एक 1.5 लाख रुपए का बिल दिया गया, जिसमें आसिम भाई ने, हमारे प्यारे दुकानदार साहब, उन्होंने जो है एक रेडी वाला ट्रांसफार्मर टेम्परेरी तौर पे लगवाया था जो हमारे प्लाजे को उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो माइनस 1.5 लाख रुपए से हमने प्लाजे का स्टार्ट लिया। उसके बाद हमारे पास उस टाइम कोई फंडिंग नहीं थी, हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से 3 गुना थे उस टाइम पे, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ता था। डेली बेसिस के ऊपर हमारे पटाखे बजते थे, डेली बेसिस के ऊपर जब कोई गर्मी आ जाए, बारिश हो जाए तो यहाँ पे आग लगती थी। हमने एक सिस्टम बनाया कि वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम बनाया। उस टाइम तक हमारे पास भी उसका हल नहीं था कि यार इसको किस तरीके से बेहतर जो है ना इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमने डे 1 के ऊपर जो काम शुरू किए उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन कंसर्न था वो यही था कि अल्लाह ना करे कभी किसी सूरत के अंदर हमारे प्लाजे को आग ना लगे। हमने उस चीज़ से प्लाजे को बचाना था। उस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले जो है फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट किया। सेकंड नंबर पे हमें एक नए ट्रांसफार्मर की जो है ख्वाहिश थी। नए ट्रांसफार्मर के लिए हमें लोगों ने कहा कि जी कुछ पेपर जो हैं वो जमा हुए हैं 7 लाख रुपए के। तकरीबन 1.5 साल तक हम उन पेपर्स के पीछे भागते रहे। ऐसे ही काशी भाई, 1.5 साल के बाद हमारे हाथ में एक पेपर आया। हमें पहले बताया गया कि हमने 200 किलोवाट के ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई किया है, और 1.5 साल के बाद हमें पता चला जी इन्होंने 50 किलोवाट के ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई किया था और उसकी भी पेमेंट अभी तक अदा नहीं की गई। और उसके अलावा प्लाजे के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं। वापडा की एक टीम पूरी जो है उसको मुअत्तल करवाया गया। उस मामले के अंदर कहीं चोरी का ट्रांसफार्मर प्लाजे के ऊपर लेके आने की कोशिश की जा रही थी। उस चक्कर के अंदर बहरहाल टाइम गुजरता गया और हम जो है नेगेटिव टू नेगेटिव जाते रहे। डेली बेसिस के ऊपर हमारे एक्सपेंसेस होते गए। वापडा का हमारे मामला बड़े ख़राब थे। हमने जो है कोशिश की कि भाई हम जो है सबसे पहले अपने इन मामला को कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने जो है आपस में सारे तमाम जितने भी अहदेदार थे उनसे एक मीटिंग की कि भाई प्लाजे के पास तो फंड नहीं है अवेलेबल, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 3 लाइटें लगी हुई हैं पूरी मार्केट के अंदर, हम जो ये दीवे जैसी लाइट लेके बैठे हैं इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। हमने सबसे पहले स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट किया। स्ट्रीट लाइट हम तमाम अहदेदारों ने मिल बैठ के पैसे फंडिंग करके स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको उनको इंपोर्ट किया चाइना से और वो स्ट्रीट लाइट लगाई। इतनी बेहतरीन क्वालिटी की हमने स्ट्रीट लाइट्स इंपोर्ट की कि आज 7 साल गुजरने के बाद भी वही स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं। आप लोग अपने राइट लेफ्ट पे देखते होंगे गवर्नमेंट की भी कोई स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं, हम उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स के अंदर बैठे हैं और अल्लाह ताला का फजल करम है वो आज भी हमारा काम बेहतरीन कर रही है। हमने जो काम भी किया हमने ये सोच के किया कि ये हमारा घर का काम है और इसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो जी नंबर 1 हमने स्ट्रीट लाइट्स का काम किया। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास मोस्टली प्लाजे के अंदर ना नमाज के टाइम पे वजू का पानी नहीं होता था। उसकी रीज़न क्या बनती थी? उसकी रीज़न सिर्फ ये बनती थी कि हमारे पास प्लाजे के अंदर एक मोटर सिर्फ अवेलेबल थी और प्लाजे के अंदर बोर काफ़ी सारे थे, मोटर सिर्फ हमारे पास एक थी। फंड ना होने की वजह से हम और मोटर नहीं लगा सक रहे थे और वजू के टाइम पे हमारे पास पानी नहीं होता था। फिर हमने मल्टीपल बोर्ड्स के ऊपर लगाई। उसके बाद वो एक मेजर एक्सपेंस था हमारे लिए उस टाइम पे। उसके बाद जी हमारे पास बहुत बड़ा एक मसला चल रहा था स्टेयर्स का। हमारी स्टेयर्स जो थी वो स्टेयर्स नहीं थी, स्लाइड थी। वो घिस घिस के उनकी स्लाइड बनी हुई थी। डेली बेसिस के ऊपर हमारे शादी के दुकान के सामने लोग गिरते थे। 2 बंदों को मैं खुद फिजिकली उठा के हॉस्पिटल लेके जाके उनके स्टिचेस लगवाए। उसके बाद हमने कहा सर ये तो जानलेवा काम है लोगों के लिए, अल्लाह ना करे कोई हमें सानिया यहाँ पे होगा। हमारे वहाब भुट्टा साहब भी जो है एक दफ़ा उन स्टेयर से स्लिप हुए और पहली स्टेयर से स्लिप होके लास्ट स्टेयर पे आगे लैंड हुए हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए जो साने का जो है ना बाइस बन सकते हैं। इस चक्कर के अंदर हमने कहा जी स्टेयर्स को टॉप प्रायोरिटी रख के, और ये सेफ्टी का मसला है, ये हमारे लिए इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी की बेसिस पे हमने स्टेयर्स का बंदोबस्त, स्टेयर्स को हमने ठीक करने का फैसला किया। अब फंड हमारे पास वैसे ही ना होने के बराबर होते थे और हम हमेशा से डे 1 से वैसे ही नेगेटिव में थे और ये मेजर एक्सपेंसेस करने के बाद हम और नेगेटिव में जा चुके थे। हमने स्टेयर्स की अरेंजमेंट शुरू की।
दोस्तों से मशवरा किया, ठेकेदारों से मशवरा किया कि भाई कौन सी स्टेयर लगनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे इंसानों का गुजरना बहुत ज़्यादा है, हमारा फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी, जो इसमें हम कंक्रीट को भी घिस चुके हैं, हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करें कि यार ये लॉन्ग टर्म हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेयर ना घिसे और उसके हालात ना बिगड़े, ताकि ये लॉन्ग टर्म काम चले। तो हमने फैसला किया कि हमने ग्रेनाइट लगाना है। ग्रेनाइट बहुत एक्सपेंसिव था। दोस्तों ने मशवरा दिया कि ग्रेनाइट की जगह हम मार्बल लगा लेते हैं, लेकिन मार्बल जो है हमें पता था कि मार्बल सॉफ्ट पत्थर है और 6 महीने के अंदर अंदर इसका वो डब्ल्यू बन जाएगा और फिर वो स्लाइड बन जाएगी। इसलिए हमने फैसला किया कि जी हमने लगाना तो ग्रेनाइट ही है, अब इसको सस्ते से सस्ता ढूंढा जाए। स्टार्ट हुआ रेट 380 रुपए से, 380 रुपए हमें मार्बल का रेट मिला पर स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने, हमारे प्यारे भाई मानी भाई, फारूक भाई और जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सब ने, जकी खान साहब, उन सब ने अपने दिलो जान की मेहनत करके, अपने पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर अपने फ्यूल को इस्तेमाल करके, पूरी मार्केट का सर्वे करके, एक इंतहाई, कहना नहीं चाहिए लेकिन बदतमीज इंसान से मार्बल अरेंज किया। वो जनाब थे होलसेलर, लेकिन उनका बेस्ट सेलिंग पॉइंट ये था कि उनका रेट कम। उनसे जी हमने 180 रुपीज़ के ऊपर वो मार्बल अरेंज किया। 380 से हम 180 पे आ गए। हमने वो ग्रेनाइट अरेंज कर लिया। ग्रेनाइट अरेंज करने के बाद अब ग्रेनाइट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि मैंने थोड़ी सी जो है ना मल्टीपल कंट्रीज का विजिट किया, तो मुझे थोड़ा सा एक विजन है कि ग्रेनाइट के फ्रंट के ऊपर अगर यहाँ पे 3 लाइनें लगा दी जाएं, तो उससे आपका जब भी पाँव उसके ऊपर आएगा तो आपके पाँव के नीचे पानी, हवा जो भी ट्रैप है वो निकल जाएगी, आप स्लिप होने से बच जाएंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम तक। हमने उसकी मेहनत करके उसको एक नक्शा दिया कि यार इसके फ्रंट पे इस तरह झरियाँ लगा दें आप, तो झरियाँ लगा दें ताकि हमारे लोग स्लिप ना हो। हमें सबसे बड़ा मसला ही स्लिप होने का है। और हमने उसको उस साइड पर लेके जाके और हमने उसको फिटिंग करा ली। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने स्टेयर्स का काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद सर। स्टेयर्स के बाद जी हमारे पास आगे सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम चल रहा था वॉशरूम का। जैसे ही गर्मियाँ गुजरती थी, सर्दियाँ आती थी, तो वॉशरूम के बाहर हमारे पास अच्छा वाला रश होता था और हमारे वॉशरूम के हालात इतने खस्ता थे कि बस बहुत नाकाबिले बयान जो है ना उनके मामलात थे। तो हमने कहा जी सबसे पहले जो है अब हमारी प्रायोरिटी पे हमारे वॉशरूम हैं। हमें वॉशरूम्स के लिए हमने वॉशरूम को एक मैप बनाया कि यार हम यहाँ पे मैक्सिमम कितने वॉशरूम बना सकते हैं और क्या क्वालिटी, ज़्यादा कितने बन सकते हैं और क्या क्वालिटी के वॉशरूम हमने बनाने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम्स पे लोड बहुत ज़्यादा है। हमने वॉशरूम की अरेंजमेंट की जी 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे वॉशरूम कंस्ट्रक्ट किए। उसके बाद बाहर एक खूबसूरत वैनिटी बनाई। वो वैनिटी ज़्यादा टाइम ना चल सकी, लोगों के उसकी मेंटेनेंस के वजह से लोगों ने कुछ जेलेसी के अंदर तोड़ दिया या क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो वैनिटी थोड़े अरसे में टूट गई। आज वहाँ पे नॉर्मल बेसन लगे हुए हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और वो एक बेहतर काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वॉशरूम्स तैयार हो गए जी। हमारी काफ़ी हद तक हमारी टेंशन जो है ना वो कम हो गई इस तरफ से, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल वही चल रहे थे। डेली बेसिस के ऊपर हर 3 महीने के बाद हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर 1.5 से 1.5 लाख नहीं तो 1,25,000 रुपये हमारे लगते थे। प्लाजे का सारा फंड हमारा ट्रांसफार्मर कंज्यूम कर जाता था और हम फंस जाते थे कि भाई हमारे पास कोई फंड नहीं है, ना हम अपने पुराने पैसे रिकवर कर सकते हैं, ना ही हम आगे के लिए कोई फैसले कर सकते हैं। हम बंधे हुए थे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। और ऊपर से एक लारा भी लगा हुआ था कि यार पुराने ट्रांसफार्मर के पैसे भरे हैं, पैसे भरे हैं, वो लग जाएगा, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई इस किस्म की पॉजिटिव काम हो नहीं रहा था सर जी। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का तो हम साइड पे अभी दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने हमारे 2nd फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे ग्रिल्स नहीं थी। एक दिन एक बंदा गिरता हुआ बचा, बारिश की वजह से स्लिप हो गया और गिरता हुआ बच गया। हमारे पास उस टाइम अंसारी साहब की कॉल आई थी। अंसारी साहब के हॉल से एक बंदा जो है वहाँ पे लटक गया या क्या हुआ, हाँ, तो वो उसकी वीडियो वगैरह एविडेंस हमारे पास आ गया। हमने कहा भाईजान ये टॉप प्रायोरिटी पे, अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का मसला हो जाए तो, हाँ, कोई गिर जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने अपनी दोनों फ्लोर के ऊपर ग्रिल्स लगवाई ताकि हमारे पास सेफ्टी का कोई किसी किस्म का कोई इशू ना हो। फिर उसके यार 16 महीने गुजर गए। 16 महीने गुजरने के बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम वही तारीकी में बैठे हुए थे। हमारे पास 7-7 दिन की लाइट जाती थी। हम लोग रेडियाँ अरेंज करते थे, 75-75 हज़ार रुपये उसका किराया भरते थे, रेडी वाला ट्रांसफार्मर। और उसके बावजूद हमें बैकलैश सिर्फ यही था कि यार ये किसी दिन अल्लाह ना करे यहाँ पे सानिया हो जाएगा, हमें आग लग जाएगी और ये हमारी वायरिंग जो है बहुत नाकिस है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा हमारा मसला ये था। साद ने और मैंने इन्वेस्टमेंट अरेंज की। इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के बाद एक साद भाई के क्लास फेलो मिले, उनसे हमने अरेंजमेंट करके वापडा के साथ एक सिस्टम बनाया कि भाई हमें जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाना है। उन्होंने हमें वे दिया
हमने वो ट्रांसफार्मर की अरेंजमेंट की। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे अपने लीगल अफेयर्स को देखना पड़ा। जब हमने लीगल अफेयर्स को देख लिया तो उसके लीगल अफेयर्स को देखने की फीस हमें बताई गई कि 10 लाख रुपए हमारे आपके लीगल अफेयर्स के ऊपर लगेंगे। उसके बाद हम उसे नेगोशिएट करते 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 लेके आए 7 लाख पे। 7 लाख के बाद हमने उन भाई को कहा, हमने कहा हमारे प्लाजा के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जनाब, हम आपको ये 3 लाख रुपए दे सकते हैं सर। 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 3 लाख रुपए हमने उनको दिए एज अ लीगल एडवाइजर। तो हमने अपने लीगल एडवाइजर को 3 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा सर इसी में हमारा काम करा के दें, आपकी मेहरबानी। उनके गोडे शोडे दबाए, थोड़ा ईगो मसाज किया। उसके बाद हाँ, कोर्ट केस किया गया, वहां से अप्रूवल नहीं मिली। मुल्तान के अंदर कोर्ट केस आपका रिजेक्ट हो गया। फिर आपने दोबारा लाहौर गए, 15 से 20 दिन हमने लाहौर लगा के उस कोर्ट केस को अप्रूव। ये कोई चीज आपको खर्चे में नजर नहीं आएगी, ये कोई भी चीज खर्चे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर था वहां पे, मैं अपने घर पे मैंने स्टे किया, तो कोई होटल्स का खर्चा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। ये सिर्फ वो अखराजात हैं जो अखराजात आपके एसेट्स पे लगे हैं। उसके बाद जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हमें अप्रूवल लेटर मिल गया। लेकिन इस सारे मसले मसाइल के अंदर हमें 4 महीने लगे। 4 महीने के अंदर आपके ट्रांसफार्मर का जो हमने स्टार्ट जहां से हुए थे, और हमने तमाम लोगों को लूप में लिया था, जितने स्टेक होल्डर से उनको लूप में लिया था, उनको एक अमाउंट बताई थी कि सर 26 से 28 लाख रुपए की हमें अमाउंट मिली है कि ये एक्सपेंसेस जो हैं, ये एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे हो जाएंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर 26 से 28 लाख रुपए। अब उस टाइम तक आते आते 5 लाख रुपए ट्रांसफार्मर का रेट बढ़ गया 4 महीने में। उस टाइम कोरोना का मामला चल रहे थे, तो बहुत चीज़ों से, बहुत स्पीड से चीज़ों के रेट इंक्रीज हो रहे थे। तो हमने जी फाइनली इस स्टेज पे पहुंचे कि अब हम पैसे दे सकते थे। साद ने और मैंने भाई मिलके अपनी जेब से पेमेंट की। हमने कहा सर और कुछ हो ना हो, हमारा टेन्योर एंड था, हम लोग 16 महीने ऑलरेडी क्रॉस किए हुए थे, 4 महीने और गुजर के हमारे पास ले दे के थोड़ा सा टाइम था। ये तो हमने कहा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम कराते हैं, कराने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सर हमने ट्रांसफार्मर लगवाया नहीं, अभी ट्रांसफार्मर परचेज किया। ट्रांसफार्मर परचेज करने के बाद जी सेकंड स्टेज आई। जब सेकंड स्टेज आई तो हमारे पास ट्रांसफार्मर परचेज हो गया। अब हम ट्रांसफार्मर जो है लाहौर से लोड हमने करवा लिया पेल कंपनी से। अब हम यहाँ आए तो जनाब हमारे मोहतरम दुकानदार हजरान जो हैं, जो फ्रंट पे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जी यहाँ पे तो मैं ट्रांसफार्मर नहीं लगने दूंगा। मैंने कहा सर हमने इसके लिए जितनी जद्दोजहद की है ना, हम आपको बता दें, आप कहेंगे घर में भी लगाना पड़े बेड के ऊपर तो लगा दो। लेकिन आखिरकार उनकी मेहरबानी जी, उन्होंने कहा जी मैं मालिक से मशवरा करता हूँ और मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। ऐसे हमने कहा सर आपका ठेकेदार है, आप जहाँ कहेंगे ये वहाँ पे आपका पिलर बना के और वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देगा, आपकी मेहरबानी। उन्होंने मालिक से मशवरा किया, अल्लाह ताला ने करम किया जी, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। वो ट्रांसफार्मर जैसे तैसे हमने यहाँ पे लगवा दिया। सेकंड फेज आ गया, अब वो ट्रांसफार्मर लग गया और हमारे पास उस ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। परली हमारी इस साइड के ऊपर हमारे पास लाइंस जली हुई थी, परली साइड के ऊपर हमारे पास लाइंस नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम वहाँ पे 5 खंबे लगाएं। अभी भी मुझे याद है कि 5 खंबे लग रहे थे, 5 खंबे हम वहाँ पे लगाएं और उसके ऊपर इसी तरह जिस तरह यहाँ पे वायरिंग डली हुई है उसी तरह वहाँ पे वायरिंग करें, और इसी तरीके से हम बाहर अपने पोल्स के ऊपर मीटर को नस्ब करा दें। 2 हमारे पास ऑप्शन थे। तो उसके ऊपर हमारा तकरीबन एक्सपेंस जो आ रहा था 21 लाख न सॉरी, उसकी वायर सस्ती थी लेकिन उसके खंभों वगैरह 80,000 रुपये का एक खंभा था। ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस मिल मिला के 25 से 30 लाख रुपए का एक्सपेंस उन्होंने हमें बता दिया कि ये इतना एक्सपेंस होगा, ये जी आपकी ओपन वायरिंग हो जाएगी। हमने कहा जी हम चाहते हैं कि हमारी कंसील्ड वायरिंग हो, हम इसको कंसील्ड अंडरग्राउंड वायरिंग करें। अब वो मुल्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। मुल्तान में उस टाइम तक कहीं पे भी जो है ना, किसी भी एरिया के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं हुई थी। अब हम उसके पीछे थे कि यार हमने अंडरग्राउंड वायरिंग करानी है ताकि हमारे ये जो पटाखों वाला सिस्टम है ना, ये खत्म हो जाए और हमारी वायरिंग हर एक दुकानदार का जो मीटर है वो उसके पिलर के ऊपर लग जाए। अब हमने उसके लिए जद्दोजहद शुरू की जी। हमें वायर का, हमने पहले ओपन मार्केट से वायर का रेट लिया। हमें ओपन मार्केट से वायर का रेट मिला जी 21 लाख रुपए का, 21 लाख, 2.1 मिलियन का। 2.1 मिलियन की वायर है, सिर्फ वायर, अभी उसकी इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ नहीं है। 2.1 मिलियन की वायर है। हमने वायर वहाँ पे देखी। उसके बाद फिर हम वापस अपने दोस्त के पास गए, उन्हें कहा कि सर हमें वायर की अरेंजमेंट करके दें। हमें मार्केट से हमने एनर्जी ऑडिट भी करवाया। इससे पहले जब हम ट्रांसफार्मर अप्लाई कर रहे थे तो हमने एनर्जी ऑडिट करवाया कि हमारी एनर्जी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे 500 किलोवाट की और हमारे पास ट्रांसफार्मर था 200 किलोवाट का। तो हमने उस हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिकल वायर की जो स्ट्रेंथ थी वो हमने उसको कैलकुलेट किया कि भाई हमें इतनी मोटी तार चाहिए। मार्केट से जो तार मिल रही थी वो उस कैटेगरी की अवेलेबल ही नहीं थी
और मुल्तान में अंडरग्राउंड कंसील्ड वायरिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कराची से तार अरेंज की गई जी, अल्लाह ताला ने करम किया, वो 21 लाख की हमें जो सेकंड ग्रेड की वायर मिल रही थी, वहां पे हमने 11 से 13 लाख रुपए के अंदर ए ग्रेड की वायर, उससे मोटी वायर, उससे हैवी गेज के अंदर वायर अरेंज कर ली। जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे प्लाजे को इस टाइम सप्लाई दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी ट्रांसमिशन लाइन वही है। उसके बाद ये हमने कहा कि जी वायर तो हमने ले लिया, अब ये इंस्टॉल किससे करवानी है। सबसे पहले जी लाहौर की एक कंपनी है ई पावर, हमने उनसे कांटेक्ट किया कि जी हमने इस तरह वायर डलवानी है। किसी ने हमें मशवरा दिया कि सर आप प्रोफेशनल लोगों से डलवाएं, यहाँ पे खतरा है आग वगैरह का, 100 मामला हैं, तो आप प्रोफेशनल लोगों से जो है ना तार डलवाएं। हमने कहा बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों से डलवानी है जी तार। तो प्रोफेशनल लोगों से तार डलवाएं। हमने ई पावर से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने हमारे पास फिजिबिलिटी बनाई। उन्होंने कहा जी 20 लाख रुपए आपकी वायरिंग के ऊपर लगेंगे, प्लस 2000 रुपए पर मीटर, हर मीटर पे जो पीजी क्लैम्प लगने 2000 रुपए पर मीटर लगेगा, और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन होगी खंबे पे आपके आपके पोल के पिलर के ऊपर आपके मीटर की। वो एक्सपेंस तकरीबन 25 लाख रुपए और था। हम फिर बैठ गए, हमने कहा यार ये तो ट्रांसफार्मर भी ले लिया, तार भी ले ली, अब 25 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे। हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जो सीधी बात है, हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरे पास जाती भी नहीं थी, इसके पास जाती भी नहीं थी। हम लोग उस टाइम इतने फंसे हुए थे, प्लाजे के पास तो इन्ना लीला था। तो फिर जी हमने उस टाइम पर बहुत कोशिश करने के बाद, मेरा एक बहुत जो है ना रिगार्ड करने वाला दोस्त था जो दुबई में ऑयल एंड गैस में काम करता था, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए उससे बैकअप पावर भी अरेंज करवाई थी। हमारा हमेशा से जो है ना प्रोग्राम यही था कि प्लाजा किसी टाइम भी हमारा ऑफ ना हो, प्लाजा हमारा चलता रहे। अब दीवार के साथ आपके दीवार लगी है, नए प्लाजे बन गए, तो हमारा प्लाजा जो है ना, हमारा प्लाजा जो है वो बंद ना, किसी भी सूरत में बंद ना हो सके। तो हमने बैकअप पावर की भी अरेंजमेंट करवाई थी। मैंने उसी को कहा, मैंने कहा सर आपका हाल रोड के ऊपर भी जनरेटर सिस्टम चल रहा है, आपका हबीब सेंटर में भी जनरेटर सिस्टम चल रहा है, आपका इस्लामाबाद के अंदर स्टार सिटी मॉल के अंदर भी आपका जनरेटर सिस्टम चल रहा है। आपके पास तो कोई ना कोई बंदे होंगे जो हमारी वायरिंग को समझ सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हों जो हमारी वायरिंग को प्रॉपरली कर। मैंने कहा कुछ मशवरे मैं दे सकता हूँ, कुछ मशवरे आप दें, दोनों मिल बैठ के जो है ना कोई प्लान बनाते हैं। मैंने कहा सुल्तान भाई आपने एक काम कहा है, रिस्पेक्ट है आपकी, इंशाल्लाह आपका ये काम जो है ना बगैर किसी टेंशन के हो जाएगा। मैं आपको बंदा भेज रहा हूँ, और बंदा जो है आपको आके आपका सारा सिस्टम देखेगा। सारा सिस्टम देखने के बाद जो है ना वो आपको बता देगा इसका एक्सपेंस कितना है। अब हमें तो 20 लाख रुपए की कोटेशन मिली हुई थी, उतनी देर के अंदर उनको थोड़ा टाइम लगा, उतनी देर के अंदर हमने वापडा से, उन्होंने 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए जो हमें एस्टीमेट मिला हुआ था, उस 25 लाख रुपए में 5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रिड को शट डाउन करने के लिए थे। फिर हमने उतनी देर में वापडा से भी कॉन्टैक्ट किया कि वापडा वाले क्या कहते हैं जी, वापडा वाले से भी पूछ लेते हैं, वो लोग तो एटलीस्ट प्रोफेशनल है ना इस काम में, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या एक्सपेंस आएगा। वापडा वालों ने हमें कोटेशन दी 10 लाख रुपए की, 1 मिलियन। 1 मिलियन भी हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी कि भाई सिर्फ वायरिंग कराने के लिए हम 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो हमने उसके बाद जो है वो क्या नाम है, हमारे सियालकोट वाले भाई को तो हम पहले कॉन्टैक्ट कर चुके थे, उन्होंने अपना बंदा भेजा। उन्होंने अपना बंदा भेजने के बाद हमें जो है उसने सारी प्लाजे की वायरिंग देखी। देखने के बाद हमने उसे कहा यार पुरानी वायरिंग उतारनी है, नई वायरिंग कंसील्ड एरिया में दोबारा इंस्टॉल करनी है, तो इसका आप अंडरग्राउंड हमने जो है ना सारी वायरिंग करनी है, और हर पिलर के ऊपर लोगों का मीटर देना है, ताकि ये एक जगह जमा होके और हीट जो बनती है और उसके बाद जो आग लगती है, पटाखे होते हैं, उस काम से हम बच जाए। जनाब हमने फिर जो है उस बंदे ने आके सारे प्लाजे का सर्वे किया। मैंने जनाब से रब्ता किया, जनाब इसके ऊपर क्या खर्चा आएगा, आपके लड़के ने देख लिया। उसने कहा सुल्तान भाई आपने इसको कुछ भी नहीं देना, आपने इसको सिर्फ दिहाड़ियां देनी है। मैंने कहा सर ये प्लाजा का काम है, दिहाड़ियों पे मैं नहीं करा सकूंगा, पता नहीं कितने क्या सिस्टम बन जाए, क्या बन जाए क्या नहीं बन जाए, मुझे एक लमसम बताएं। उन्होंने आपस में बहरहाल मीटिंग की, मीटिंग करके उन्होंने कहा जी जहां पे हम पहले 2 मिलियन की हमें कोटेशन मिली थी, उसके बाद 1 मिलियन की हमें कोटेशन मिली, उसके बाद हमें कोटेशन मिली 70,000 रुपए कि सर ये आपका काम करेगा 70,000 में, आप इससे काम करवाएं। मैंने कहा सर ये काम ए ग्रेड होगा। उन्होंने कहा सर आपकी मेरी गारंटी है, प्लाजे में कोई किसी किस्म का मसला हो जाए 5 साल के अंदर मैं हाजिर हूँ, मैं हर किस्म की आपको गारंटी देता हूँ, 5 साल तक मेरी जिम्मेदारी है, आपके प्लाजे में कोई मसला हो जाए। मैंने कहा सर ओके करें, आज ही स्टार्ट करें। सर 2 मिलियन में काम हो रहा है, 1 मिलियन में काम हो रहा है, दूसरा 70,000 में काम हो रहा है। नो ब्रेनर है ना कि वही काम कराना था। हमने उससे काम स्टार्ट करवा दिया। काम स्टार्ट करवाया ऑन ड्यूटी उस बंदे, तकरीबन इस काम में 15 दिन हमें लगे। ऑन ड्यूटी उस बंदे ने डे एंड नाइट काम किया, अपने साथ अपनी लेबर बुलाई, लेबर बुला के, और उस बंदे का एहसान है हमारे ऊपर। वो यहाँ उस टाइम हमने ग्रिड शट डाउन करवाया, वो मेन तारें बैठ के काट रहा था, मेन तारें
मेन तारे बैठ के काटते हुए उसका फ़ोन आया और ऊपर से मुझे कहता, सुल्तान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मेरे घर रहमत भेजी है, उसकी बेटी पैदा हुई। भाईजान वहीं उसको 10,000 रुपये निकाल के दिए। मैंने कहा भाईजान आपका जाना बनता है। हालांकि हमें प्लाजा से इतना, हाँ, उस टाइम पे हमें प्लाजा से इतना प्रेशर था कि यार जल्दी से जल्दी बिजली का काम हो, लेकिन ये एक मसला ऐसा था कि हम उस पर कर नहीं सकते थे। लेबर उसकी यहीं थी, काम कर रहे थे, मीटर डोर टू डोर मीटर लगा रहे थे, लेकिन मेन काम उसी ने करना था क्योंकि इंजीनियर वो था। तो जी वो काम हुआ जी, वो बंदा वापसी आया। आपका जो एक्सपेंस है, टोटल वायरिंग जो चेंज हुई वो 80,000 रुपए में, 80,000 रुपए में जी, हमारा 2 मिलियन का काम 80,000 रुपए में। हम चैलेंज करते हैं कोई भी शख्स इस पूरे प्लाजे की तीनों फ्लोर्स की वायरिंग 70,000 रुपए में चेंज करवा कर दे, और इंक्लूडिंग मीटर हर पिलर पे हर शॉप के बाहर लगवा कर हमें दे। सर हमने अपने घर की तरह जो है ना इस प्लाजे का काम किया, और हर काम वो काम किया जो कम से कम 20 साल तक उसको दोबारा छेड़ने की जरूरत ना पड़े, मिनिमम 20 साल। तो इससे कम का हमारा विजन था ही नहीं कि यार 20 साल तक ये चीज़ एटलीस्ट जो है ना ये इसी तरह चलती रहे और टॉप नॉच कंडीशन में रहे। तो सर फाइनली ट्रांसफार्मर लग गया, लोगों के पास ट्रांसमिशन आ गई। हमने कहा कि यार ये खंभे उतरवा देते हैं, आप लोगों का फ्रंट ओपन हो जाएगा। बैकलैश आया मार्केट से, उन्होंने कहा जी ये खंभे बेच देंगे, खा जाएंगे। मैंने कहा जी ज़बान तो हम किसी की रोक नहीं सकते, बहरहाल एक्शंस जो हैं वो स्पीक लाउडर हैं देन वर्ड्स। तो एक्शन जो है वो उसने काम किया। उसके बाद जो है खंभे आज तक लगे हुए हैं। लोगों ने कहा था कि जी इतने महंगे होते हैं, इतने, हमने भी एक 80,000 रुपये में खंभा लगवाया था बाहर, लेकिन जो पुराने खंभे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये सिर्फ बेचने वाले ही बेच सकते हैं, हमारे से ये नहीं बिकते। हमने जिन जनाब ने हमें कहा था कि जी ये खंभे इतने महंगे होते हैं, हमने कहा सर जब आप बेच दें आधे आप रख लें, आधे फंड में जमा करा दें। वो आज तक खंभे वहीं खड़े हैं। तो उसके बाद जी बहरहाल अल्लाह ताला ने फजलो करम किया जी, ट्रांसफार्मर लग गया। जब ट्रांसफार्मर लग गया तो उसके बाद भी हमारा जो पुराना ट्रांसफार्मर है उसके अंदर मसाइल चलते रहे, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर बेचारा इतना बुजुर्ग हो चुका था और वो इतनी दफ़ा रिपेयर हो चुका था कि उसने आगे नहीं चलना। हम जो मर्जी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर दें वो फिर भी रहना वही रिपेयर्ड था। तो हमने कोशिश की, दोबारा अपने एक दोस्त के पास गए, उन्होंने कहा कि जी सर हमें ये ट्रांसफार्मर चेंज करवा दें, हम फंसे हुए हैं, ये डेली बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट खा जाता, और हम पुरानी इन्वेस्टमेंट अपनी रिकवर कैसे करें जब तक ये जनाब बैठे हुए जो है ना हमारी सारी इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि ये ट्रांसफार्मर हम चेंज करवाएं। 3 दफ़ा इसको रिपेयर करवाने के बाद जब चौथी दफ़ा की बारी आई तो हमने भाईजान से रिक्वेस्ट की कि भाईजान हमें ट्रांसफार्मर चेंज करवा दें। मेरे घर के सामने एक आइस फैक्ट्री थी, वो ख़त्म हुई। हमने कहा सर ये वाला ट्रांसफार्मर लगा दें। उन्होंने कहा नहीं जी ये 100 किलोवाट का नंबर 1, नंबर 2 ये यूज़ में है। नहीं, हमने इसमें क्या किया, हमें एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर मिला, लेकिन हमने उसको प्रेफरेंस देने के बजाय हमने सोचा कि हमें जो ऑलरेडी 200 किलोवाट का हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हमें वही उसी 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। लिहाजा हमने अपनी इंतजामिया से, वापडा वालों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें एक 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर एक्सचेंज में कर दिया, अपग्रेड कर दिया। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक 400 किलोवाट का ट्रांसफार्मर तब्दील हो गया नया 0 मीटर, और आपका जो बोसीदा ट्रांसफार्मर था जिसकी वजह से प्लाजे को बड़े मसले मसाइल आ रहे थे, हमने आपका वो ट्रांसफार्मर भी न्यू चेंज करवा दिया। सर दोनों ट्रांसफार्मर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे बिजली के मसाइल ऑलमोस्ट हल हो गए। उसके बाद जी प्लाजे को बहुत मसला था रैंप का, बाहर का हमारा रैंप बहुत बोसीदा था, टूटा फूटा था, बारिश के अंदर हमारे पास बड़े मसाइल होते थे। तो हमने 2 गाड़ियों की पार्किंग का नया रैंप बनवाया। रैंप को हमने गवर्नमेंट से निशान लगवाया कि जी कहाँ तक हमारी हद है, उस हद तक हम अपने रैंप को बढ़ा के ले गए। अब 2 गाड़ियाँ वहाँ पे हमारी पार्क हो सकती हैं ईजिली। उसके बाद जी मस्जिद के अंदर मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत थी। हमें मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि जी आपने मस्जिद के लिए कुछ फ़ंड दें ताकि हम उसको अपग्रेड करें। तो मेरा ख्याल 1 मिलियन रुपीज़ जो हैं मस्जिद के फ़ंड में। मस्जिद के लिए मस्जिद की इंतजामिया ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें सबसे पहले आप कारपेट मस्जिद का ख़राब है, आप वो चेंज करवा कर दें। हमने इंतजामिया को मद्देनज़र रखकर और उनको अहमियत देते हुए हमने कहा कि जी आपको जो मस्जिद के काम के लिए सबसे अच्छा और सबसे महंगा जो भी कालीन मिलता है आप वो एक्सचेंज करवाएं, उसका बिल हमें भेजें और हम आपको उसकी रकम पे करेंगे। मस्जिद का सर हमने सबसे पहले कारपेट चेंज करवाया, उसके बाद हमने मस्जिद के अंदर एसी लगवाए बाकायदा। इसके बाद हमें सबसे पहले जो मसाइल पेश आ रहे थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से,
हमारे प्लाजे का जो बिल आया करता था वो हमारे जो मंथली एक्सपेंस से ब्रेक इवन से ज्यादा चाह रहा था। हमने उसको कम करने के लिए अपने प्लाजे में एक 1500 किलोवाट का सोलर लगवाया। एक 15 किलोवाट का सोलर लगवाया जी। और उसके बाद जी, उसके बाद और क्या था? 15 किलोवाट का सोलर लगवाया। अच्छा, अब आ जाएं एसी आप। और कारपेट इंस्टॉल करवाए। बाहर का जो है हमारा बोर्ड वो तैयार करवाया। बाहर के लिए 10 एक्स्ट्रा लाइट्स वो इंपोर्ट करवाई दोबारा। उसके अलावा हमने जो है ऊपर 6 वॉशरूम्स की कंस्ट्रक्शन करवाई। और 6 वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट है। हम्म, आसिफ अंसारी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ अंसारी साहब ने हमें 6 वॉशरूम्स के लिए अपने हॉल के 3rd फ्लोर पर जगह दी, जो कि हमें हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे प्लाजे के लिए वॉशरूम की कमी है। जी तो हमें मुनासिब लगा कि हम इस कमी को पूरा करने के लिए जो मालकान है, जिसमें आसिफ अंसारी साहब सर फहरिस्त हैं और हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, आसिफ अंसारी साहब से हमने रिक्वेस्ट की और उनसे हमने वॉशरूम बनाने के लिए इजाज़त ली। आसिफ अंसारी साहब ने हमें ना सिर्फ इजाज़त दी और उन्होंने इजाज़त भी दी और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद का काम है, आप लोग जैसे चाहें इसको कंप्लीट करवाएं। लिहाजा आप लोगों का मस्जिद 3rd फ्लोर पे जो वॉशरूम है वो रेडी टू वेयर है। कुछ ही अरसे में वो आपके वॉशरूम रेडी हो जाएंगे। प्लस आपके प्लाजे के लिए फ्रंट पर एक रहमा सेंटर का बोर्ड है, 4D बोर्ड। 4D बोर्ड है। कुछ लोगों ने एतराज किया जी रहमा सेंटर में 4D बोर्ड नहीं लगा हुआ। हमने वो उससे 4D पहले बोर्ड दिया हुआ था, उससे 4D पहले दिया। बोर्ड बनने के लिए दिया हुआ है, वो भी आपको इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। जी अच्छा, अब हमारे हमारे प्लाजे को सबसे बड़ा मसाइल क्या है? हमारे प्लाजे का जो सबसे बड़ा मसाइल है ना, वो ये पार्किंग का मसला है। पार्किंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ अपनी तमाम दुकानदार हजरात को कि हमारे पार्किंग के मसले के लिए हमने क्या कुछ कोशिशें नहीं की। देखिए, हमने सबसे पहले पीछे एक घर, हमारे हमसाये में एक छोटा सा घर है, हमने वो रेंट पर लिया। उस रेंट में हमने बाकायदा एक गार्ड खड़ा किया जिम्मेदारी के लिए। एक गार्ड को खड़ा रखने करने के बाद वहां कुछ लोगों ने कहा कि जी, कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि मोटरसाइकिल के पेट्रोल निकला करते हैं। हमने क्या किया, उसमें उनकी सहूलत के लिए हमने वहां कैमरे नस्ब करवा दिए। कैमरे नस्ब करवाने के बाद अब आप देखिएगा, हम वहां रेंट भी पे कर रहे हैं, एक गार्ड की सैलरी भी पे कर रहे हैं, बाकायदा वहां उस घर का किराया भी पे कर रहे हैं। किराया पे करने के बाद हमने वहां पर कैमरे भी आपके नस्ब करवाए और वहां इंटरनेट का कनेक्शन भी दिया गया। हमने उसको पार्किंग को ऑनलाइन कर दिया। वहां हमारे दुकानदार हजरात कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग ना जाते हैं। जब हमने साल 2 साल अपने शॉपकीपर्स के रवैये देखे कि वहां पर वो लोग मुकम्मल तौर पर अपनी इंतजामिया के साथ ताउन नहीं कर रहे, तो साल 2 साल के बाद हमें ज़रूरत पेश आई कि ये प्लाजे के ऊपर बोझ बनती जा रही है पार्किंग, हमें इसको क्लोज करना चाहिए। लिहाजा हमने वो पार्किंग को क्लोज किया। लोगों से रिमार्क्स लिए, लोगों ने कहा कि जी पार्किंग दूर पड़ती है, आप करीब ले लें। हमने पार्किंग का ये मसला हल करने के लिए साथ वाले प्लाजे में जो गन्ने वाली पार्किंग है, सकीना सेंटर के बिल्कुल साथ, हमने सर उधर पार्किंग ली। पार्किंग लेने के बाद हमने वहां पार्किंग के लिए शुरू शुरू में लोगों के लिए मेरी टीम, जिसमें काशिफ भाई सर फहरिस्त हैं, हमारे काशिफ साहब ने, हमारे सदर साहब ने उसके लिए सुबह 11 बजे से ड्यूटी देना शुरू की। धूप में खड़े होकर, सर्दी में खड़े होकर, हमारे सदर साहब, हमारे नायब सदर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्यारे मोहसिन अनवर भाई भुट्टा साहब, हमारे इन दोस्तों ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इवन के जकी खान हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी और साथी भी है। जकी खान और इन सारे दोस्तों ने अपनी अपनी ड्यूटियां तकसीम की और पार्किंग के लिए बाकायदा गेट पे खड़े होकर तमाम प्लाजे के तमाम ताजरों की मोटरसाइकिलें बाहर निकलवाना शुरू की, ताकि हम कस्टमर, आने वाले कस्टमर्स को कोई स्पेस दे सकें, ताकि उस स्पेस में हमारा कस्टमर आसानी से अपनी चीज खरीद कर वापस जा सके। काफी अरसे तक ये पार्किंग हमारी चलती रह गई, लेकिन जरूरत पेश आई
कि इस पार्किंग तो ठीक है वहां मौजूद है, लेकिन हमारे काफी सारे दुकानदार हजरात वहां नहीं जा रहे थे। हमने उसके लिए एक नया एक और गार्ड फिर से अपना अपॉइंट किया और हमने उस गार्ड्स की ड्यूटी गेट के ऊपर लगा दी रहमा सेंटर के। और उसको सख्त हदायत थी कि भाई आपने जो है ना सिर्फ शॉपकीपर्स की एक एक शॉपकीपर की जो दुकान है ना उसके मालिक की सिर्फ उनसे पूछकर एक मोटरसाइकिल को अंदर आने की इजाजत दी जाए। बाकी तमाम जितने भी शॉप्स में हेल्पर्स बैठे हैं उन सबकी बाइक्स पीछे पार्किंग में जाए। वो हमारे दुकानदारों ने उसमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। छोटी सी प्लाजे में बदमजगी हुई। हमने अपने दुकानदार हजरात से माफ़ी भी मांगी। हमने रिक्वेस्ट डाली कि भाई हमें दोबारा से ये काम करने दिया जाए, लेकिन हमारे दुकानदार हजरात ने कहा कि जी नहीं, आप जो है ना ये गार्ड जो है ये सख्त है, इसको बेयर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा हमने अपने दुकानदार भाई को अहमियत देकर उस गार्ड को क्लोज किया। वहां अब सब मोटरसाइकिलें अब मेरे दुकानदार भाइयों वहां मोटरसाइकिलें जा रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं जा रही थी जिस स्पीड से उस पार्किंग में जानी चाहिए थी। वहां टोटल 10 या 12 बाइक्स आप लोगों की खड़ी होती थी। अब जरूरत ये पेश आई कि हमें यहाँ कैसे पार्किंग के लिए कस्टमर को प्लाजे के अंदर स्पेस देनी चाहिए, और जो हमने पार्किंग रेंट पे ली हुई है और जिसको पे इंतजामिया रहमा सेंटर पे कर रही है, वहां उस पार्किंग में अपना शॉपकीपर को कैसे भेजा जाए। हमने उसके लिए अपने तमाम शॉपकीपर्स के लिए एक बड़ा खूबसूरत मैसेज लिखकर भेजा कि भाई इस मामले को हल करने के लिए हमारे तमाम दुकानदार हजरात हम इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें। जिस शॉपकीपर की मालिक, जैसे सुल्तान भाई अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं, साद मुनीर बैठा हुआ है, आसिफ अंसारी साहब बैठे हुए हैं, काशिफ रफीक साहब माशाल्लाह से 7-8 काउंटर्स हैं इनके बैठे हुए हैं, और इसी तरह से जितने भी हमारे रिपेयरिंग वाले हजरात हैं उनके पास जितने हेल्पर्स काम करने के लिए आते हैं, वहाब भूटा साहब हैं, उनके माशाल्लाह से अब 20-25 काउंटर्स हैं यहाँ पर। हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग जो है ना अपने जिम्मेदारान सिर्फ 1-2 बाइक्स रखें यहाँ पर, और तमाम हेल्पर्स को बाहर बाइक्स निकलवाएं ताकि हमारे प्लाजे में स्पेस मिल सके। तो वो भी सर एक ट्राई की गई, लेकिन इंशाल्लाह उस पर हमारे जो इंतजामिया के साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, उसमें भी हम लोग नाकाम हुए। हम इस नाकामी को, पार्किंग की नाकामी को हमने भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश की, लेकिन हमें हल यही निकला है कि ये नाकामी जो है ना इम्प्रूव हमारे दुकानदारों के और हमारे दुकानदार भाइयों की रजामंदी के साथ ही पूरी हो सकती है। देखिए हमारे प्लाजे को ना सिर्फ मसाइल जो है अपना इंतजामिया की तरफ से थे, हमारे प्लाजे को बहुत सारे मसाइल दरपेश थे, जिसमें हमारे दुकानदार भाइयों के लिए वो काफ़ी सेट्स जो हैं प्लाजे के थाना कचहरी के मामलात हुआ करते थे। उसमें हमारे काशिफ रफीक साहब जो हमारे सदर हैं और जिन्होंने इस प्लाजे के लिए अपने कारोबार को छोड़कर 8 साल इस प्लाजे के लिए दिए हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं।